नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और हमारी बात चल रही है मणिपाल ग्लोबल के चेयरमैन मोहनदास पई से। मोहनदास पई से जो लंबी बातचीत मैंने की है उसका अगला हिस्सा आपके सामने रखूं उससे पहले एक गुजारिश। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल वन आलोक जोशी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो आज की बातचीत है इसके लिंक्स आप अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को बहुत सा ज्ञान हासिल होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपको लगता है सबको मिल गया है, जैसे मिडिल क्लास को बहुत तकलीफ है कि ऐसा लगता है उसको कुछ नहीं मिला है। मिडिल क्लास को कुछ मिला, सच है। इसलिए हमने लिखा है कि मिडिल क्लास को दो चीज चाहिए। पहला, कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अबॉलिश करना है। क्योंकि देखिए, मिडिल क्लास माने मिडिल क्लास सेविंग कहां डालते हैं? एसआईपी में। करीब 3 करोड़ मिडिल क्लास फैमिली ने एसआईपी में डाला है, पैसा डाला है। पिछले साल में 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया, 1 लाख करोड़। अभी स्टॉक मार्केट में 45 लाख करोड़ का डिक्लाइन हो गया। 45 लाख वेल्थ चले गया, जो मार्च में था अभी है 45 लाख करोड़। अगर कैपिटल गेन्स अबॉलिश करेंगे, कुछ सेंटिमेंट बदलेगा, कुछ होप होगा कि इन्वेस्टमेंट अच्छा है, उनके पास पैसा भी है। और दूसरी बात है, जो इनकम टैक्स का अनाउंस किया था वित्त मंत्री ने, 7 स्लैब था। वो क्यों 7 स्लैब किया, कैसे किया, कॉम्प्लिकेट किया, किसी को पता नहीं है। क्योंकि कोई ब्यूरोक्रेट ने बोला होगा कि पैसा कम जाएगा, पैसा नहीं जाएगा, आप बोल दीजिए कि हम बेनिफिट दे रहे, लेकिन कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि सब कुछ विड्रॉ भी किया था। हम समझते हैं कि अगर वित्त मंत्री कहे कि 5 लाख तक नो इनकम टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक 10%, और 10 से 15 से 20%, 15 के बाद 30%, और नो डिडक्शन किया था, लोगों को कुछ मिलेगा जी। तो अगर उनको मिडिल क्लास को वो अच्छा होगा, क्योंकि मिडिल क्लास करीब 3 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। उनको कुछ रिलीफ मिलेगा तो मूड हो जाएगा। सरकार के पास पैसा नहीं, हर मिडिल क्लास आदमी को कुछ दे, ग्रांट देने का, डीबीटी देने का सरकार के पास ताकत नहीं है। हमारा लोग पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी कुछ देना है। और एक बात है, जो अफेक्टेड इंडस्ट्रीज है, एविएशन, एयरपोर्ट्स, ये हॉस्पिटल्स और होटल्स और टूरिज्म सर्विसेज, रिटेल, उनको भी कुछ मिलना है। तो देखना कि सरकार क्या करेगी, पता नहीं है, कुछ करेगी, देखेंगे। लेकिन कुछ किसी को भी कुछ मिलना, ये ऐसी लिस्ट तो बहुत लंबी है जिन लोगों को कुछ कुछ चाहिए सरकार से। आज की तारीख में हर एक को कुछ चाहिए। आपने जैसे कहा मिडिल क्लास को देना चाहिए, लेकिन सरकार का हाल आपको पता है, सरकार का खजाना जैसा है, और आप तो फाइनेंस के जानकार हैं। ऐसे में कैसे सरकार देगी? वो तो सोच रही है कि हमारा टैक्स की भी कमी हो रही है, हमको जीएसटी भी नहीं मिल रहा है, किसी तरह जो पैसा हमारे पास है उसको बचा के रख। जो पैकेज देख के लगता है कि सरकार बचाने पे ज्यादा जोर दे रही है खर्च करने के मुकाबले। ऐसे में अगर वो मिडिल क्लास को या इंडस्ट्रीज को देगी तो क्या और नुकसान में, मुसीबत में नहीं आ जाएगी? वही बात है, सरकार नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर उनको टैक्स का पैसा नहीं मिलेगा तो कर्ज लेना पड़ेगा। अगर कर्ज देना पड़ेगा तो कर्ज वापस करने के लिए किसको टैक्स करेंगे? मिडिल क्लास को ही टैक्स करेंगे। आगे हमारे सिर पर ही वो बोझ होगा ना। इसलिए हम सबको समझना है कि हमारा बेल्ट टाइटन है, बेल्ट टाइटन करना है 1 साल के लिए, और हमको जीना है। अगर सरकार से मांगेंगे ये देना वो देना, कुछ तो देना है, क्योंकि मूड जरा खराब है, मूड इंप्रूव करना है, कुछ तो देना है। लोगों को कहना है कि सरकार आपका भी हित कर रहे हैं, ये तो उनको समझना है ना, क्योंकि ये सब टैक्स पेयर्स है। तो कुछ भी मोरल कम हो गया है, क्योंकि इकोनॉमी ठीक नहीं है, और मार्केट इन्वेस्टमेंट भी, उनका जो वेल्थ था, वेल्थ भी कुछ गायब हो गया है। उनको भी कुछ देना है, थोड़ा सा देना है, जिससे ज्यादा खर्च नहीं होगा, लेकिन उनको पता चलेगा कि सरकार आपके लिए, सरकार के पास कंसर्न है, सरकार के पास आपका जो दुख है, उनके लिए सरकार को पता है। वो कुछ देख रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, जो कुछ होगा हम करेंगे। वो गेस्चर चाहिए जी, तो मतलब एक इशारा चाहिए, भावना चाहिए, इशारा चाहिए, लोगों को लगे कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है, भले खास सोच कुछ रही निकले है। नहीं, जेब से न निकले, लेकिन क्योंकि हाथ लग जाए। मिडिल क्लास को एनडीए 1 में पहले 3 साल कुछ नहीं मिला,
जो लोग ज्यादा पैसा कर उनको ज्यादा खर्च देना पड़ा, ज्यादा टैक्स डालना है, टैक्स डाल दिया है, थोड़ा कुछ छोटा छोटा किया क्योंकि इम्पैक्ट नहीं था। हाँ, इन्फ्लेशन कम हो गया है, वो तो बहुत अच्छा था। यूपीए में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था और लोगों का सेविंग सभी चले गया, लेकिन लोगों को वेल्थ इम्पैक्ट माने कि उनको पता चलना है कि देखो मेरा घर का वैल्यू है वो ऊपर जा रहा है। पिछले 5 साल में किसी का घर का वैल्यू ज्यादा नहीं हुआ, मेरा स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो तो हुआ, लेकिन अभी सब तो उनका मूड भी चाहिए। लेकिन ये तो है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। लोगों को अच्छा 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 सोचना है, ठीक है ना? तो उनको कहना है कि सरकार हमारी देखभाल भी कर रही है, कुछ देना है उनको जी। तो उनको लगना चाहिए कि कुछ हमारे लिए हो रहा है। लेकिन एक दूसरी बड़ी कैटेगरी, और इस वक्त सबसे बड़ी मेरा ख्याल है चिंता, आप भी सोच रहे होंगे उन्हीं के बारे में, ये जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो अभी कहा गया कि लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट्स और लेबर इंपोर्टिंग स्टेट्स के बीच में और बड़ा अब तो झगड़ा खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो माइग्रेशन कमीशन बना दिया है। उनका कहना है आगे से जिस स्टेट में भी हमारे लेबर जाएंगे वो हमसे परमिशन लेकर जाएंगे। इस क्राइसिस को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो आदमी इतना परेशान होकर, डेस्परेट होकर, बड़ा शहर छोड़कर 1500 किलोमीटर पैदल चल के गया है, आपको लगता है ये लौट कर आएगा? देखिए, मेरी बात है कि माइग्रेंट है एक स्टेट पर काम करने के लिए। अगर यूपी से माइग्रेंट दिल्ली जाता है, दिल्ली स्टेट पर काम करता है, उसको उधर वेतन मिलेगा, वो कंज्यूम करेगा, टैक्स देगा दिल्ली को। जब लॉकडाउन हुआ, किसकी जिम्मेदारी है कि माइग्रेंट्स को देखभाल करे? केजरीवाल की जिम्मेदारी है, वो तो चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको खाना नहीं दिया, उनसे बात भी नहीं किया, शेल्टर नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, बसों में डाल के भगा दिया। और दूसरे स्टेट्स पर ही लोग, चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? लोग आए आपके स्टेट के लिए, जब वो आते हैं आपके स्टेट के लिए, आपके स्टेट में काम करते हैं, आपको स्टेट में टैक्स देते हैं, आपका उनका देखभाल करना चाहिए ना, क्योंकि उनको वापस जाना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो जाएंगे इन्फेक्शन उधर बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन अभी यूपी का नहीं था, अभी तो बढ़ रहा है क्योंकि लोग सब वापस जाएंगे। इसलिए ये माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम है, स्टेटों का प्रॉब्लम है। स्टेट ने काम नहीं किया, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मार्च में लोग खड़े हैं, जब लोग जो है उधर ही रहना है, जाना नहीं है, क्योंकि अगर लॉकडाउन हो तो लॉकडाउन माने का क्या है, वापस नहीं, किसी और जगह नहीं जाना है, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा होगा। तो मैं कहता हूं कि जो स्टेट्स में माइग्रेंट्स आए थे उनका फेलियर है, एक केजरीवाल का फेलियर है, यूपी का, ये महाराष्ट्र का फेलियर है, ये तो कर्नाटक में कुछ फेलियर हुआ है, तेलंगाना में कुछ फेलियर। लेकिन आप देखेंगे तो लोग कहां से वापस जा रहे हैं? मुंबई से जा रहे हैं और दिल्ली से जा रहे हैं, बेंगलुरु से ज्यादा नहीं है, कम है, क्योंकि बेंगलुरु में चीफ मिनिस्टर ने उनको खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया है। तेलंगाना से कुछ जा रहे हैं, केरला से जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है। ज्यादा लोग हैं दिल्ली वाले, दिल्ली से जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा है, बात कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर का रिस्पॉन्स नहीं। सेंटर के कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सेंटर के पास कोई एम्प्लॉइज नहीं है कि जाकर स्टेट में एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन दिल्ली में तो सर देखिए, दिल्ली की तो सरकार आधी सरकार है और दिल्ली की पुलिस तो पूरी तरह सेंटर के हाथ में थी। फिर अगर लेकिन पुलिस क्या, पुलिस की बात नहीं है, पुलिस की बात नहीं, सरकार की बात है। पुलिस क्या करे? लॉ एंड ऑर्डर करेगी ना। पुलिस जो सेवा नहीं करेगी, लॉ एंड ऑर्डर करेगी। मुंबई में भी वही बात है। लेकिन इस क्राइसिस से एक बात सबको चला है कि भारत में 7 करोड़ माइग्रेंट्स है। 7 करोड़ में करीब 4 करोड़ काम करते हैं, बाकी है। ये डेटा नीति आयोग ने दिया है। ये 4 करोड़ में करीब 1 करोड़ या 1.5 करोड़ जब वो कष्ट लेके वापस जा रहे, बहुत से माइग्रेंट्स वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो सोच रहे हैं, मैं दिल्ली गया था, मुझे 10,000 15,000 दी, वो 10-15 हजार में मैं एक स्लम में था, रोड में था, कुछ ज्यादा नहीं मिला और पैसा भेज रहा था मेरे गांव के लिए 5-6 हजार रुपया। जीवन बहुत खराब था और जब कष्ट हुआ मुझे क्या मिला? किसी का देखभाल नहीं था। रहना है, मैं जाऊंगा गांव पर है, गांव में रोड है, सड़क है, सब कुछ है। अगर गांव में 5,000 6,000 मिलेगा तो वही रहेगा, मेरा जमीन भी है, उधर ही काम करेगा। वो सोच रहे हैं। इसलिए योगी जी ने जो किया है वो ठीक है, क्योंकि योगी जी का कहना है देखिए इनका देखभाल आपने नहीं किया
हम उनको यूपी में काम देंगे, हाँ, हम उनको काम करने का कैपिटल देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, काम करेंगे, इधर ही रहेंगे। क्योंकि यूपी को एक बात पता चला है, जो कुछ वापस आ रहे हैं वो स्किल्ड पीपल है, एक्चुअल काम कर रहे हैं, उनको कुछ इंडस्ट्री पता है, उनको कुछ सक्सेस पता है, वो काम कर रहे हैं, वो स्किल्ड अनस्किल्ड नहीं है, वो स्किल्ड है। अगर वो स्किल लेके यूपी में काम करेंगे, यूपी आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि यूपी में भी स्किल्ड पीपल का शॉर्टेज है। ये बहुत अच्छा मौका है राजस्थान को, वेस्ट बंगाल को और यूपी को और मध्य प्रदेश को, जो कुछ आएंगे उनका स्किल देके एक इंडस्ट्रियल लेबर इंटेंसिव उधर लाना है। गारमेंट जैसे, लाइट इंजीनियरिंग, लाइट इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडस्ट्री लाके उधर ही उनको काम कराना है। देखिए अभी रांची में गारमेंट इंडस्ट्री से लोकल लोगों को बहुत काम मिला है, क्योंकि सरकार ने अच्छी पॉलिसी की, और उधर 7,000 8,000 महीने को मिलेगा तो बहुत अच्छा है। अगर 60,000 8,000 बॉम्बे मिलेगा क्या करेंगे, दिल्ली में मिलेगा क्या करेंगे, खाने के लिए भी नहीं होगा ना जी। और वो लोग, इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी समय आया है ये नॉर्थन स्टेट्स जो लेबर सरप्लस स्टेट्स है उनको दूसरी पॉलिसी करके, लेबर इंटेंसिव पॉलिसी करके, ज्यादा अर्बनाइजेशन करके कुछ करे। देखिए बिहार में 2011 में अर्बनाइजेशन था 11%, अभी तमिलनाडु में 52% था, 50% ज्यादा हो गया। तो बिहार कैसे डेवलप होगा? अर्बनाइजेशन से ही डेवलप होगा, ये विलेज इकोनॉमी से डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि जमीन पर इतने लोग जी नहीं सकते, जमीन पर उतना लोग जी नहीं सकते। 43% भारत का पॉपुलेशन है, जमीन भी है, वो जहाँ है वहां पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। कैसा पैसा कमाएंगे, जमीन से कितना पैसा मिलेगा? इसलिए इंडस्ट्री चाहिए, अर्बनाइजेशन चाहिए। और यूपी में अर्बनाइजेशन कम है, ईस्टर्न यूपी में, और यूपी बिहार में भी कम है। वहाँ कुछ छोटे छोटे नगर, अर्बनाइजेशन माने नहीं तो पटना में सब लोग आए, छोटे छोटे नगर है। भारत में करीब 6,000 सेंसस टाउन्स है, छोटे नगर, 50,000 लाख, 1 लाख का, 10 लाख का 52 टाउन्स है। तो मैं समझता हूँ कि अभी समय आ गया कि हमारा पॉलिसी चेंज करे, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव दे, और करीब 400 डिस्ट्रिक्ट में एक SEZ जैसे टैक्स भी बेनिफिट करे, कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री आएगा 10 साल के लिए हम टैक्स फ्री करेंगे, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट के लिए 15% ही टैक्स है, वो टैक्स भी करें, कुछ नहीं जाएगा भारत सरकार का, लेकिन लोगों को काम मिलेगा। अभी हम करना है कि ऐसा पॉलिसी करना, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो लेबर सरप्लस डिस्ट्रिक्ट है वहां जाकर। जी, तो आप लेकिन कह रहे हैं कि उनको टैक्स हॉलिडे दे दें। इस समय सबका हाल वही है जैसा पहले अपनी बात हुई, कि हर स्टेट की सरकार का वही हाल है कि कमाई नहीं हो रही है, GST नहीं मिल रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। ऐसे में वो किसी को भी रिलीफ देने की, छूट देने की तो सोच भी नहीं सकते। नहीं भैया, रिलीफ देना, रिलीफ सबको मिलेगा 2 साल 30 साल के बाद, ठीक है ना? पहले किसी को अंदर आने दो ना, आने के बाद वो कुछ देगा, उसको रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ मिलने के 2 साल होगा। अभी आने से पहले ही आप नुकसान कर रहे हो, उनको कह रहे कि मत आओ, कौन आएगा? देखिए चाइना का पॉलिसी क्या है, जो अमेरिका से इंडस्ट्री आता है सबको बेनिफिट दे, सब लोग आके इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद उनको पता चला चाइना क्या कर रही है, उधर इंटरनल मार्केट पर करने की। भारत में क्या है, सब लोग वही है, आने से पहले ही निंदा करते हैं, क्यों आते हो, क्या करते हो। ये तो एटीट्यूड ठीक है ना, पहले आने दो, इन्वेस्ट करने दो, देंगे ना, हमको भी बेनिफिट मिलेगा, उसको भी बेनिफिट मिलेगा ना। जी, तो अब आपका दूसरा सवाल, और ये आपका एक्सपर्टीज का विषय है, HR का विषय है। चाइना का नाम आपने ले दिया, बहुत बड़े पैमाने पे भारत में अलग अलग जगहों पे तैयारी हो रही है कि चीन से इंडस्ट्री को यहाँ ले आया जाए। यूपी में तो जैसे आपने पहले कहा कि बहुत अच्छी, और मैं भी इस मामले में बिल्कुल आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूं। मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ अगर कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को अपने स्टेट में रोजगार दे देंगे, तो ये बहुत अच्छा काम होगा, और उससे न सिर्फ यूपी का, पूरे भारत की किस्मत बदल सकती है। अगर यूपी और बिहार जैसे स्टेट तरक्की कर जाएं, वहां लोगों को रोजगार मिलने लगे, तो इस देश की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन क्या चीन से लोग यहाँ इंडस्ट्री आ पाएंगी? और इसके साथ में जो लेबर लॉज में चेंजेस अभी हाल में किए गए हैं कई स्टेट्स में, उनको आप क्या ऐसे नहीं देख रहे हैं कि इससे लेबर को खतरा हो रहा है? मोहनदास पई से ये बातचीत अभी जारी है, लेकिन ये वीडियो यहीं खत्म करना पड़ेगा।
इसलिए आपको इस बातचीत का अगला हिस्सा सुनने के लिए देखना पड़ेगा अगला वीडियो कुछ देर के बाद। तब तक जो वक्त है उसका फायदा उठाइए, इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है मेरे यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी पर, तो वो दबा दीजिए और कुछ ही देर में अगला हिस्सा आपके सामने होगा। शिकायत आपकी तरफ से रहती है कि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस बातचीत को टुकड़ों में बांट दिया है। भाई से ये बातचीत आपको कैसी लगी बताना मत भूलिए, साथ में आप कमेंट्स करेंगे कमेंट बॉक्स में, वहां लिखें। कोई सवाल आपके मन में आ रहे हो जो आप उनसे पूछना चाहते हैं तो वो भी लिखें। अगली बार मुलाकात होगी तो हम वो सवाल उनके साथ सामने रख देंगे, उठाएंगे, उनसे उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ जरूर शेयर करें। मुझे यकीन है आपको पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी भी बजा देंगे तो अच्छा रहेगा कि आपको खबर मिल जाएगी कि नया वीडियो कब आया या मैं लाइव कब आ रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। घर से बाहर अगर जरूरी न हो तो मत निकलिए, और किसी की मदद करने का कोई मौका आपके हाथ में आ रहा है तो उसको हाथ से जाने न दें। इस मुसीबत के वक्त पे आपकी थोड़ी सी मदद किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है।